नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट नेहा में। हम करंट प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं और हालांकि जो आपका आज लास्ट दिन है प्रिपरेशन का, वो कल जो है आपके एग्ज़ाम है, तो आज का दिन है वो आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे ही नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक लेके बैठे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो पढ़ लिया है वही पढ़े। तो आज मैं जो है थोड़ा क्विक रिवीजन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है नैतिक सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोहलबर्ग के अंदर जाएगा। तो इन्होंने जो है मेन जो बताई है स्टेजेस वो 3 है, फिर उनके जो है दो दो अलग स्टेज बताई है। तो टोटल जो हो जाती है वो 6 भी है। तो अगर 6 आता है तो 6 भी ठीक है, 3 आता है तो 3 भी ठीक है। कि जो पहली जो स्टेज है वो ये बताइए प्री कन्वेंशनल, उसके बाद है कन्वेंशनल, उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल। फिर इनके दो दो पार्ट है, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो ये हो गया, हालांकि ये लास्ट ईयर आ चुका है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई है? तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो मेन थ्योरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पियाजे की है। तो इन्होंने विकास को बताया, वो अवस्थाओं में बताया कि विकास जो है अवस्थाओं में होता है। तो इन्होंने जो है वो 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक या मनोगतिकी का सिद्धांत या साइको एनालिसिस जो है वो किसने दिया है? तो ये भी जो है फ्राइड ने दिया है। तो इन्होंने जो ज़्यादातर काम किया है, तो ये चीज़ जो दी है वो व्यक्तित्व को लेकर दी है, पर्सनालिटी को लेकर बताई है कि ये अवस्था हो सकती है। इसमें इन्हें जो आईडी और जो ईगो, सुपर ईगो, इनको भी बताया है। और जो अलग से जो है चेतन मन, अचेतन मन, इन चीज़ों को बताया है। उसके अलावा जो इन्होंने एक सब थ्योरी भी जो अलग से दी है वो है एक मनोलैंगिक साइको एनालिटिक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आ रखा है, जो 2016 में पेपर हुआ था। उसमें पूछा था कि मनोलैंगिक साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, तो वो हालांकि ये ऐसे स्पेशल थ्योरी नहीं, इसमें अवस्थाएं बताई गई है कि जैसे ये भी जो है फ्राइड ने दी थी। तो मैं एक बार वो अवस्थाएं कौन कौन सी है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे पहली जो स्टेज बताई है इन्होंने कि मौखिक अवस्था। तो मौखिक अवस्था को जो है ओरल स्टेज भी कहते हैं। तो जहाँ पे जो बच्चे का जो लिबिडो होता है वो जो मुंह के आसपास के हिस्से में जो है होता है। तो जैसे इसमें बता रखा है, एक नवजात शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ प्रमुख पर केंद्रित होती है। यह शिशु का प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र होता है। यह मुखी होता है, जिसके माध्यम से शिशु भोजन ग्रहण करता है और अपनी भूख को शांत करता है। शिशु मौखिक संतुष्टि भोजन ग्रहण, अंगूठा चूसने, काटने, बबलाने के माध्यम से प्राप्त करता है। और जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ महीनों की अवधि में शिशुओं में अपने चतुर्दिक जगत के बारे में जो भी इसके में बताया गया है कि बच्चा जो मोस्टली जो स्टार्टिंग में जो सुख प्राप्त करता है, जैसे उसकी जो भूख मिटती है वो मुख से। तो ये जो बताई है, पहली जो स्टेज बताई है वो ओरल होती है। तो इन्होंने लिबिडो को लेकर, काम शक्ति को लेकर, काम प्रवृत्ति को लेकर जो काम किया है, तो इनमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है वो है गुदी अवस्था। तो उसको बोलेंगे एनल स्टेज। तो ऐसा पाया जाता है कि 2-3 वर्ष की आयु में बच्चा समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करता है, उनमें सीखता है। जैसे बच्चा मूत्र त्याग, मल त्याग जैसे शारीरिक कार्यों को सीखे। तो इनसे जो है जब बच्चा मूत्र त्याग करेगा, मल त्याग करेगा, तो उससे भी जो है उसको एक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो उसका लिबिडो है वो किस अवस्था में है अभी? गुदी अवस्था में, मतलब एनल स्टेज में है। उसके बाद जो आती है लैंगिक अवस्था, तो ये 3rd स्टेज है। तो इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज भी बोलते हैं इसको, फैलिक। तो ये अवस्था जननांगों पर बल देती है। तो 4-5 वर्ष की आयु में बच्चों को, पुरुषों को भी जो है भेद अनुभव करने लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई है, जो इडिपस मनोग्रंथि होती है, जिसमें जो है लड़की जो है, छोटी लड़की, वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। और जो ऑडिपस जो एक ग्रंथि होती है, उससे जो लड़का होता है, बेटा जो होता है, वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच रहता है, उनसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये एक बताई है इन्होंने कि इडिपस जो है वो लड़कियों में होती है। और तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि इडिपस जो होती है वो लड़कों में होती है, क्योंकि लड़के जो है माँ से ज़्यादा अटैच रहते हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम होता है। तो वो वाली जो ग्रंथि है इडिपस जो है वो लड़कों में पाई जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रा है वो लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रा।
तो ये लड़कियों में पाई जाती है, जैसे कि लड़कियां जो है अपने पापा से ज़्यादा अटैच रहती हैं, ज़्यादा उनसे प्रेम करती है। तो ये उन्होंने एक स्टेज अलग जो ग्रंथियाँ बताई है। उसके बाद जो है अब जो फोर्थ स्टेज आएगी तो उसमें है काम प्रसुप्ति अवस्था, या इसको बोलते हैं अदृश्य अवस्था। तो इसमें जो है लिबिडो या काम प्रवृत्ति जो है एकदम लुप्त रहती है, बच्चे के कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में जो है वो नहीं रहती है। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो लिबिडो है जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट में रहती है, पहले में जो है उसके मुंह के आसपास रहती है, उसके बाद जो है वो एनल पे आ जाती है, गुदा के आसपास आ जाती है, उसके बाद जो है जनांगों पर आ जाती है, और जो फोर्थ स्टेज है उसमें कहीं भी अवस्थित नहीं रहती है। तो ये 7 वर्ष की आयु से आरंभ होकर यौन आरंभ तक बनी रहती है। तो ये फोर्थ स्टेज है। तो फोर्थ स्टेज को है वो लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो जन्नांगी अवस्था है। तो जन्नांगी इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास की परिपक्वता प्राप्त करता है और पूर्व की अवस्थाओं की काम इच्छाएं। तो ये जो फिफ्थ स्टेज है जन्नांगीय वाली, तो इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं जेनिटल स्टेज बोलते हैं। तो हालांकि आपको इतना कुछ रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ उसमें कितनी अवस्थाएं थी। तो मनोलैंगिक या फिर जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें जो 5 हैं ये स्टेजेस। और जो मनोविश्लेषणात्मक है तो उनमें हाँ कई चीज़ें बता रखी है, जैसे अचेतन मन, चेतन मन, इदम और ईगो, इस तरह से। तो आपको इतना ज़्यादा रटना नहीं है, हालांकि ये बहुत डीप है, तो आपका जो नॉर्मल ही आएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणात्मक को, मनोगतिकी हो चाहे मनोलैंगिक को, ये सारी चीज़ें दी है वो फ्राइड ने दी है। उसके बाद है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है मैकडूगल ने। तो इन्होंने जो है 14 ही जो है संवेग बताए हैं, 14 जो मूल प्रवृत्ति बताई है। तो नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत दिया है, जो एक हैरार्की दी है, तो वो दी है मैस्लो ने। तो हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो इन्होंने जो 5 चीज़ें बताई थी इसमें कि पहले जो है शारीरिक आवश्यकता ज़रूरी है, उसके बाद है सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद जो संबंधता या स्नेह की आवश्यकता जो होती है, उसके बाद जो सम्मान की आवश्यकता बताई इन्होंने। तो उसके बाद जो लास्ट की स्टेज है आत्मसिद्धि। तो हालांकि ये मैंने फिर से इसलिए बता रही ताकि आपको जो है जो भी पढ़ाया है वो फिर से याद आ जाए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो भी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय है वो किसने दिया था। जैसे कि जो विकासात्मक कार्य हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे जो है इंपॉर्टेंट विकासात्मक कार्य क्या क्या हैं, जैसे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, इस तरह के जो विकासात्मक कार्य हैं, ये भी प्रश्न जो आ चुका है। तो विकासात्मक कार्य मैं बता चुकी हूँ 2-3 बार, और टेलीग्राम पर मैंने जो छोटे छोटे जो स्क्रीनशॉट है वो भी सेंड कर दिए हैं। तो आप उन कार्यों को जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि विकासात्मक कार्य आपका सीधा सा टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़ें। तो ये दिया था हैबिट्स ने, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद है सीखने के 8 प्रकार जो बताए हैं, हालांकि जो अधिगम के जो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जो रॉबर्ट गेने का जो प्रकार बताया है इन्होंने भी एक हायरार्की टाइप में बताया है कि 8 प्रकार से बताए हैं कि 8 प्रकार होते हैं। हालांकि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आइए अगर आ जाता है कि 8 प्रकार किसने बताया सीखने के, तो रॉबर्ट गेने ने बताया था, तो ये बात ध्यान रखें। और नेक्स्ट है, और जैसे कि मोस्टली जो माने जाते हैं अधिगम के प्रकार, जैसे ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ठीक है। उसके बाद है एनसीएफ क्या है। तो आपको एनसीएफ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक एनसीईआरटी का जो है एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज मान सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसका आप पूरा नाम जरूर ध्यान रखें। तो अभी कौन सा एनसीएफ चल रहा है, तो अभी जो डॉक्यूमेंट चल रहा है एनसीएफ फ्रेमवर्क जो चल रही है, किस तरह से जो पाठ्यचर्या चलेगी, तो उसके लिए 2005 जो है वो वाला चल रहा है। इससे पहले भी जो है कितने आ चुके हैं। तो पहले जो आया था 1975 में एनसीएफ आया था, उसके बाद 1998 में। तो ये 4 जो हैं एनसीएफ आ चुके हैं, तो ये आप डेट ध्यान रख सकते हैं। हालांकि जो भी इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ अभी कौन सा चल रहा है, तो 2005 चल रहा है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत है, वो किसने दिया था, तो एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था, जो कि इन्होंने बोबोडोल पे जो प्रयोग किया था। उसके बाद जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी जो है कोहलर ने दी थी। और अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। की अगर कोई चीज़, अगर पहले सीखी हुई चीज़ अगर आगे किसी चीज़ को सीखने में काम आता है तो सकारात्मक होगा, या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण भी बोलते हैं इसको। और नकारात्मक है अगर कोई चीज़ पहले से सीखी हुई अगर वो
नुकसान या फिर प्रॉब्लम आती है नई चीज़ को सीखने में, तो नकारात्मक को सुनने जो है अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है दूसरी चीज़ सीख रहे हैं तो सुनने में आ जाती है। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में इनको पढ़ा रखा है, तो मैं बस खाली आपको याद दिला रही हूँ। तो भाषा के सिद्धांत जो दिए हैं, तो हालांकि जो भाषा सिद्धांत या जो मेन फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं नोम चॉम्स्की पे, लेकिन इसके अलावा भी जो है वाइगोत्स्की ने भी दिया है, पियाजे ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है। तो नोम चॉम्स्की का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलएडी, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है ये बताते हैं कि जो बच्चा जो है लैंग्वेज जो उसमें ऐसा पहले ही ऐसा कुछ फिट होता है डिवाइस कि अपने आप ही वो ग्रामर को समझ लेता है, और जैसे ही उसको वर्ड मिलते हैं वो सीधा जो है सेंटेंस बना देता है। तो उसके बाद वाइगोत्स्की ने बताया है, पियाजे ने बताया है, स्किनर ने अपने अपने विचार बताया है। जैसे कि पियाजे जो बताते हैं कि तो पियाजे ने जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल भी जो है महत्व नहीं दिया है कि जो बच्चा जो भाषा सीखता है वो अपने खुद वो जो है पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो उसमें कोई समाज का रोल नहीं होता है, ये बात पियाजे ने बताई है। जबकि जो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उससे अपोजिट है, उन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो समाज के अंतःक्रिया के थ्रू ही सीखता है। उसके बाद जो है स्किनर ने जो बताया है वो व्यवहारवादी के तौर पर बताया है कि बच्चा जो है अवलोकन करके देख करके इन सब चीज़ों को सीखता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नॉम चॉम्स्की आपको सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि किसने दिया है, तो ये है। उसके बाद है, और वैसे भाषा के बारे में तो सारा बता ही रखा है मैंने जो भी डिटेल में है। उसके बाद है स्कीमा का प्रयोग किसने किया था। स्कीमा जैसे वर्ड है, जैसे लिबिडो है, तो लिबिडो का प्रयोग जो किया था वो फ्राइड ने किया था। जो स्कीमा है, स्कीमा का प्रयोग जो है पियाजे ने किया था। तो स्कीमा जैसे भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई चीज़ अपन को याद रखनी है दिमाग में, या फिर किसी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। जैसे गाय का हो सकता है कि गाय जो है ऐसे दिखती है, इसके 4 टांग होते हैं इस तरह के, तो ये स्कीमा कुछ होते हैं। लेकिन जो चूसने का और जो किसी चीज़ को ग्रैप्स करने का या शेकिंग का, मतलब चूसने को शेकिंग, तो ये चीज़ें जो बच्चे में जो है जन्मजात स्कीमा होते हैं कि इस प्रकार से जो है बच्चे को दूध पीना है, किसी चीज़ को पकड़ना है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है क्या पियाजे ने संज्ञानात्मक और भाषा विकास पर सामाजिक अंतःक्रियाओं को महत्व दिया है। तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास में इन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं का जो है बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है, जबकि जो दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो हुई थी तो ये 8 मार्च 2018 झुंझुनू में की गई थी, पीएम मोदी ने की थी। और इसके आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था। तो इसकी कोई प्रॉपर डेट तो है नहीं, तो इसमें जो मानते हैं कि 2000 से 2001 के बीच ये लागू हुआ था। उसके बाद है मिड डे मील, तो मध्याह्न भोजन जो है वो कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू हुआ था। उसके बाद है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें, 1995 वाली डेट ज़रूर याद रखें। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009, तो ये जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 से जो लागू हुआ था, लेकिन जो अधिनियम है वो 2009 का है। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। और जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, ऑपरेंट थ्योरी है, वो स्किनर ने दी थी, और उन्होंने जो है स्किनर ने जो है उसमें चूहे पर प्रयोग किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो अलग ही आपको जो है कुछ रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। और अगर रिवीजन करना चाहते हो तो पहले के जो वीडियो है अब आज देख सकते हैं आप। हालांकि वैसे भी ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो आपको अच्छे से पेपर देना है, और कोई भी बस आपको कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को, और कॉन्फिडेंस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो आपका पेपर जो है अच्छा नहीं होगा। आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ रखनी है कि हाँ मैंने पढ़ाई की है और उसी में से आने वाला है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लें। ये नहीं कि आप क्या पता वो आ गया ये आ गया, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अब क्योंकि अब टाइम हो चुका है पूरा, तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप आज ही जो है सिलेबस पूरा कर लेंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। तो आपको जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से देना है। चाहे पेपर वैसे तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है ठीक से कि किस प्रकार से जो है मुझे पेपर को डील करना है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि आपको कैसे जो है पेपर सॉल्व करना है।
तो मैं एग्ज़ाम से पहले एक ऐसा वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको जो है क्वेश्चन होंगे, आपको उसको कैसे डील करना है, ये बात कि आपको जो है एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे कि जो जैसे शिक्षिका कुछ कर रही है तो आपको उन क्वेश्चंस को जो है कैसे सॉल्व करना है। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।